जी जी जी, मैं कर दूंगा जनाब, उसके अंदर स्लाइड्स भी हैं। सो बजट की अब बात हमने करनी है। बजट क्या है? डॉक्यूमेंट दैट completely shows the activities done by an executive and his colleagues in a complete manner। हमें सब कुछ पता चल जाएगा। हमने उसको स्प्लिट किया होता है क्वार्टरली या उसको हाफली, कि हमने 6 महीनों में क्या करना है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या करना है। तो बजट आपको सारी तफसील बता रहा होता है ना। तो आप बजट हमेशा से बनाएं, खुद से भी ये हैबिट डेवलप करें कि आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से डिवाइड करें, ठीक है। It is a mechanism by which we leave obsolete activities and replace with the improved version। हम छोड़ देते हैं वो काम जिससे हमें नुकसान हो रहा है, हम असेसमेंट करते हैं। इट्स अ मैकेनिज्म बाय विच वी डू असेसमेंट। जब आप लिखते हो ना अपने स्पेंडिंग को, तो आपको ये पता चलता है कि यार इधर इधर मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो लिक्विडेट हुए हैं, वो वेस्ट हुए हैं, तो फिर आप वेस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यानी कि बजटिंग के प्रोसेस से आप अपनी प्रॉपर असेसमेंट भी कर रहे होते हो। अच्छा, तो इसके बाद क्या है? प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। ये बजट जो बनाया हमने उसके पीछे प्रिंसिपल्स देखे थे, ठीक है। अब क्या है, बजटिंग की कैसे जाती है? तो उसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। तो इसमें अंडर द कंप्लीट सुपरविजन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, कि ये वो डॉक्यूमेंट है, एसेंशियल है, जिसकी कंप्लीट सुपरविजन कौन कर रहा है? चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। विद द प्रॉपर स्लाइड्स, विद द प्रॉपर वीडियो, ये अवेलेबल होगा इंशाल्लाह अभी आज से ही। पाकिस्तान स्टडीज़ का भी काफ़ी हद तक मैंने उस पर मटीरियल अपलोड किया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है, और वो नाम मेरे नाम से ही है यूट्यूब पे, आप गूगल कर लें, सिर्फ गूगल कीजिएगा, बेस्ट है। अशब फरियाज, ASHABFERYAZ। नेम ही बहुत यूनिक है, पूरी दुनिया में कोई नाम नहीं है इसका। वो आप यही कीवर्ड्स लिखोगे तो वो आपको मिल जाएगा, अशब फरियाज, ASHABFERYAZ। उसमें सारे सब्जेक्ट्स अभी मैं करूँगा, ऐसे राइटिंग में भी करूँगा इंशाल्लाह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैंने सारे एक बार CSS फ्री कर देना है। एकेडमीज की मोनोपोली ख़त्म कर देगी मैंने। उर्दू, हाँ उर्दू का भी नाम होगा। देखिए, कॉम्पोजिशन का जो पेपर होता है ना, जो आप ऐसे की प्रेपरेशन इंग्लिश के लिए करते हो, एग्जैक्ट सेम प्रेपरेशन आप PMS के उर्दू ऐसे के लिए करते हो। उसमें 50 मार्क्स का ऐसे होता है, 50 मार्क्स की उर्दू कॉम्पोजिशन होती है, याद रखें। उसमें 50 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे होता है, 50 मार्क्स की इंग्लिश कॉम्पोजिशन होती है। तो इसलिए PMS को पास करना कदरे आसान है। जो नैले नहीं ना पास होते CSS में, वो PMS में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए PMS कदरे पास करना आसान है, लेकिन उनकी प्रमोशन नहीं होती है अभी। लेकिन फिर भी भाई साथ असिस्टेंट कमिश्नर तो लग जाता है। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर साथ लग जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ये है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी वीडियोस। पोल साइंस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट फॉर बोथ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पोल साइंस कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा मेहनत करने वाला, लेंथी है सब्जेक्ट, लेकिन मेहनत करने वाला बंदा हो, इंडस्ट्रियस हो, तो 150 मार्क्स ले जाता है। आपको IR किसी सूरत भी इतने मार्क्स नहीं देगी, नेवर आई विल से। मैंने अपनी तीनों अटैम्प्ट्स की बेसिस पे आपको ये बात बताई है, इंशाल्लाह आप लोगों को बेनिफिट भी होगा इससे। अच्छा, इसमें ये बात है कि आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। मुख्तलिफ जगहों पे अगर किसी ग्रुप के अंदर आप ऐड हैं, उसमें लाजमी शेयर कीजिएगा कि किसी की हेल्प हो सके। इस तरह से ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन और इंग्लिश कॉम्पोजिशन पे भी मैं ऐसे बनाऊँगा, वो आपके बना दूँगा स्लाइड्स, ठीक है। उसमें करेक्शन जो है ख़ास तौर पे एक हॉट टॉपिक है। फिर प्रेसी का आर्ट है, प्रेसी की बेसिस पे आपका ऐसे पास होता है, पेपर पास होता है। ये बात जहन में रखें। आपने प्रेसी हल्की की, बाकी चीज़ें जितनी मर्जी अच्छी की, उसने ही इज़ बाउंड टू फेल यू इन कंपोजिशन। ये करेगा वो आपके साथ। मैं आपको 2018 की एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत बेदिली से पेपर दिए थे, लेकिन मेरी इंग्लिश पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमांड थी।
इंग्लिश प्रेसी मेकिंग। मैंने जाते ही सबसे पहले प्रेसी की, साथ कॉम्प्रीहेंशन की। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में कुछ नहीं आता था मुझे, क्योंकि मैंने उस साल पढ़ा ही नहीं था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, राइट। आई डिड नॉट स्टडी। मैं जॉब कर रहा था 2 साथ, घर जाके बस जॉब करने के बाद बंदे का काम आधा खो चुका होता है, मैं जाके सो जाता था। मैं कहता था पहली अटैम्प्ट दी, इतने अच्छे स्कोर था, सेकेंड अटैम्प्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर था, बस इस दफ़ा नसीब हुआ तो हो जाएगा, ना हुआ तो ना सही। अब इतनी मेहनत नहीं करनी, बड़ा बंदे का दिमाग अपसेट होता है जब ज़्यादा मेहनत की हो। तो बस अल्लाह का करना ये हुआ कि मैंने पढ़ा कुछ नहीं। डॉन का मैं वैसे रेगुलर रीडर हूँ, डॉन को मैं रेगुलर पढ़ता था उस टाइम। डॉन का बहुत बेनिफिट होता है। अभी आप डॉन पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, वो 6 महीने बाद पल्ले पड़ना शुरू होती है जब आपकी वोकैबुलरी बन जाती है। तो कॉम्पोजिशन का पेपर है, मुझे पता है मेरा जो आर्ट है ना, मेरे पास जो आर्ट है दैट इज़ प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसमें मेरे साथ कोई कर सकता है मुकाबला, बहुत सारे लोग अल्लाह ने ज़िंदगी और भी पैदा किए, लेकिन आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ। उसकी बेसिस पे मैंने पेपर, बाकी तो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, वोकैबुलरी नहीं आती थी, करेक्शन नहीं आती थी, पेरो वर्ड्स नहीं आते थे, बेशतर मुहावरे जो उन्होंने दिए हुए उसमें 2-3 आते थे मुझे, लेकिन ट्रांसलेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कॉम्प्रीहेंशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रेसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मुझे पता था इन तीनों ने मुझे पास करवाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास था। कॉन्फिडेंस था ना, टेक्निक्स पता थी कैसे। अब लोग क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, करना चाहिए। आपको वोकैबुलरी सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करनी है सबसे पहले, क्योंकि पेपर में 60 मार्क्स सिर्फ वोकैबुलरी के हैं। आप पूछेंगे कैसे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इस तरह से जनाब, 20 मार्क्स की तो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, 10 मार्क्स के पेरो वर्ड्स हैं, कितने हो गए। और अगर प्रेसी में 4-5 मुश्किल अल्फाज आए और आपको ना आते हुए, तो आप प्रेसी भी समझ नहीं पाएंगे। तो इनडायरेक्ट टर्म्स प्रेसी इज डिपेंडेंट अपॉन वोकैबुलरी। प्रेसी में ऑल्टरनेट वर्ड्स लाने होते हैं उनके, उन अल्फाज को इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा होता है, ठीक है। वो ये इंग्लिश वाले बहुत माइंड करते हैं, इसने वही वोकैबुलरी उठा के लिख दी, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है वैसे आपको? अच्छा। तो कॉम्प्रीहेंशन भी ब्रीफ, एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन लिखना होता है। कहीं पे भी आपने मास्टरी ऑफ वोकैबुलरी नहीं जाहिर करनी अपने आप को, जी मुझे बड़ी वोकैबुलरी आती है। ऐसी चीज़ों से गुस्सा कर जाता है एग्जामिनर कि वर्बॉस बना रहा है, बहुत ज़्यादा हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है। सिंपल एक्सप्रेशन लेकिन कॉम्प्रीहेंसिव। ऐसा वर्ड जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत भलाई के काम करता है, उसके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, 1 वर्ड है, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसे अल्फाज का पता होना चाहिए जो आपके सेंटेंसेस को रिड्यूस करेंगे, जैसे कहते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी आपको वोकैबुलरी मिल जाएगा। आप कहेंगे तो मैं रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसमें ऑलमोस्ट 800 वर्ड्स हैं, वो याद करने होंगे, ठीक है। तो वो भी इंशाल्लाह उसमें मैं शेयर कर दूंगा रिसोर्स PDF फॉर्म में। 100 रूल्स हैं करेक्शन के, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो 100 रूल्स कॉम्प्रीहेंशन के हैं, वो आपकी करेक्शन परफेक्ट हो जाएगी। मैंने उस साल नहीं प्रिपेयर किए थे, मुझे तो पिछली अटैम्प्ट के बड़ा गुस्सा था। मैंने कहा देखी जाएगी अब जो होगा। 2 अटैम्प्ट क्लियर हैं, सेकेंड अटैम्प्ट क्लियर। ऑप्शन पब्लिक एड, साइकोलॉजी, पोल साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अच्छा, तो अब अगली बात ये है कि इस तरह से आप टेक्निक्स की बेसिस पर पास होते हो। और आप देखें 2% रिजल्ट है, ये सिर्फ इंग्लिश की बेसिस पे है। इंग्लिश नहीं, आपको या इस किनारे लगवाना है या उस किनारे बचाना है, ठीक है। इंग्लिश का पहला पेपर देने के बाद बंदे की या तो रूह राजी होती है, या आप दूसरा पेपर देने की जसारत नहीं करते। पहले पेपर देने के बाद पता चल जाता है कि दूसरे की ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसे का पेपर एवरी टाइम आई हैव रिटन द ऐसे, मुझे कंफर्म था ऐसे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज टेक्निक्स की बेसिस पे मैंने बहुत से टीचर से पढ़ा हुआ था। 3-4 हैं लाहौर के टीचर्स जिनसे पढ़ा हुआ था, ठीक है। उसमें सर सबाहत हैं, सर रज़िया आब्दी हैं, सर SP हमाद हैं, ठीक है। वो कह लें कि कमाल टीचर हैं, सितारे हैं लाहौर के। तो इस तरह से
मुझे तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इन डेप्थ अंदाज़ा था कि कैसे करना है, कैसे टैकल करना है, कैसे आप अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो, ऐसे की डिफरेंट डायमेंशंस को कवर कैसे कर सकते हो। और यकीन जाने ऐसे राइटिंग से ज़्यादा साइंटिफिक राइटिंग कोई नहीं है। आपको इसकी निटी ग्रिटीज पता ही नहीं है अभी, यकीन जाने कितना कुछ होता है इसके अंदर। आउटलाइन मेकिंग होती है, पैराग्राफिंग होती है, कॉन्केटिनेशन होती है, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है तो इतना स्टनिंग किस्म का होना चाहिए कि एग्जामिनर देखेगा यार वाह, उसके मुँह से ये बात निकल जाएगी। अगर सिंपल, लेबोरेटिव बट कॉम्प्रिहेंसिव। इसी तरह कंक्लूजन, जो आपने थीसिस दिया उसके मुताबिक ही आपको कंक्लूड करना चाहिए, अपने थीसिस को लेके चले, ठीक है। फिर ऐसे एक डिस्कशन है जिसमें आप प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हो, बेनिफिट्स दोनों, उसके दुराहे जो हैं, पहलू जो हैं टॉपिक के आप दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। फिर जाके वो एक फिलोसफिकल ऐसे बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन ऐसे राइटिंग। तो ये बस एक थोड़ा सा कंट्री के, इट्स मैटर ऑफ लक। अल्लाह पाक ने हर एक कोई ना कोई पोजीशन रखी होती है। हम लोग एक छोटे से कुएं में गिरना चाह रहे होते हैं, अल्लाह पाक आपको समंदर में लेके जाना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें है, हम लोग आप कह रहे थे प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग में, तो सबसे पहली बात एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अंडर द कंप्लीट सुपरविजन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव मस्ट सी द प्रूडेंस इन इज इन्वॉल्व वाइल एग्जीक्यूटिंग इट। इसको बड़ा जहानत से एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूशन एंड एक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन प्रीवियस रिपोर्ट्स। पिछले सालों की रिपोर्ट्स पे तो भाई हर सूरत काम करना ना, अदरवाइज वो रैशनल नहीं रहेगा। आप स्टडी नहीं करोगे कोई काम लेते हुए किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, पिछली रिपोर्ट्स को लाजमी पढ़ें, देन यू विल सी कि कौन सी एलिमेंट्स इसको रही, क्या बीमारियां रही, क्या रिडल्स का ये शिकार रहा, ठीक है। फिर उसके बाद एडिक्वेट टूल्स मस्ट बी इन हैंड टू ईयर मार्क एंड एग्जीक्यूट द बजट एट द सिस्टमैटिक फॉर्म। आपके पास टूल्स भी होने चाहिए, ये टेक्निक्स हैं, आपके गुर हैं जिस तरह से आप चीज़ को कर लेते हो, राइट। आपकी टेक्निक्स होंगी, टेक्निक्स आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए। मल्टीपल प्रोसीजर शुड इंक्लूड मल्टीपल टेक्निक्स एंड प्रोटोकॉल्स टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। बहुत सारी चीज़ों को आप मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन शुड बी गिवन टू टेक एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी का बजट बनाए और उसको अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट करे, तो वो कंट्री की प्रोग्रेस को कैसे इंश्योर कर सकता है? या तो पहले आप उसको पूरा इख्तियार दे, फिर आप उससे अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। जब आपने इख्तियार भी नहीं दिया और फिर आप उससे पूछ लें कंट्री ने प्रोग्रेस क्यों नहीं की, ठीक है। आप गाड़ी का स्टीयरिंग एक ड्राइवर के हाथ में नहीं पकड़ाते, वो अपने हाथ में रखते हो और बाद में एक्सीडेंट होता है, आप कहते हो ड्राइवर का कसूर है। कैसे? स्टीयरिंग तो आपने खुद पकड़ा हुआ था, वो तो साथ सिंबॉलिकली बैठा हुआ ना। तो इस तरह से आप तब कर सकते हैं जब आप उसको डिस्क्रिशन देते हैं, पावर देते हैं, डेलीगेशन करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग मस्ट हैव द स्पेस टू अकोमोडेट द नेसेसरी चेंजेस। फिर कॉन्टीजेंसी प्लान होना चाहिए साथ। ये नहीं हुआ तो यार इसके अंदर क्या करना है, ये नहीं हुआ तो इसका ऑल्टरनेट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने बजट का कोई सोर्स ढूंढा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने IMF का सोचा हो यार IMF से पैसे लेंगे, तो अगर IMF इनकार कर दे एट द 11th आवर, तो आपको कम से कम किसी और कंट्री को एंगेज किया होना चाहिए। दिस इज द ट्रू थिंग। 2, 4, 5 चैनल आपने लिक्विडेट किए हुए हो, उनको पाइपलाइन में रखा हो, अगर ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो दिस इज गुड, दिस इज प्लानिंग दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। फिर उसके बाद है टू वे बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन बजटरी एजेंसी एंड बजटरी डिपार्टमेंट ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक एजुकेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मुसलसल उनके दरमियान, जो ट्रेजरी है और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स है, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट और उसकी कामयाबी में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल है कि जिसके ज़रिए आप देखो कि आप मुख्तलिफ जो फ्लॉज हैं उनके ऊपर उनको कवर करते हो। जैसे जो डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करता, पार्लियामेंट उसका बजट रोक देता है, वो बजट उसका पास नहीं होता, ठीक है। ये बजटरी कंट्रोल है। तो भाई अगर इतना बड़ा काम कर रहे हो तो उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो करप्शन होगी। तो करप्शन को कम करने के लिए क्या है? बजटरी कंट्रोल। और वो करता कौन है? पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। कमेटी ये कहाँ से बनती है? पार्लियामेंट से। किस पे मुश्तमिल होती है? पार्लियामेंटेरियंस पे, ठीक है।
उसके बाद है कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइनेंशियल कोड, आपने जो प्लान बनाया था उसको बाय ऑल टर्म फॉलो करना है। कंट्रोलिंग ऑफिसर्स आर प्रोवाइडेड मनी बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री हु आर आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड दोज फंड्स थ्रू द डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो फंड्स को एक्वायर करते हैं और डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को देते हैं। यानी कि फंड्स को ट्रेजरी से लेने वाले कौन है? कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। देने वाले डिपार्टमेंट्स को कौन है? डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स। और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ना सिर्फ नजर रखते हैं डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स पे बल्कि डिपार्टमेंट पे भी जिसको दिया जा रहा है। ठीक है, आगे है हमारे पास नो फंड्स कैन बी एलोकेटेड अनलेस सैंक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब तक उस इंस्टीट्यूशन का हेड नहीं उसको पास करता या ऑल्टरनेटिवली उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर पास नहीं करता तो तब तक फंड्स का इजरा नहीं हो सकता। द सिविल सर्वेंट्स हैव टू मेक श्योर दैट द स्पेंडिंग इज अप टू द लिमिट सेट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। सिविल सर्वेंट्स कौन है? जो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है वो भी इंश्योर करता है कि फंड सही इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। एक तरफ मिनिस्टर, दूसरी तरफ आप पावर देख रहे हैं कितनी है। एक सेक्रेटरी की पावर कितनी है? एक सेक्रेटरी के पास जो कि ब्यूरोक्रेट है उसके पास बिल्कुल मिनिस्टर जितनी पावर होती है। तभी तो ये अकड़े फिरते हैं हाईएस्ट लेवल पे, सर्विस के आखिर में जब पहुंचते हैं सेक्रेटरी, बहुत बात होती है उनकी। अप्रोप्रिएशन पैसा इज डन बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर्स वाइल द रीअप्रोप्रिएशन इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर पैसा चाहिए तो कंट्रोलिंग ऑफिसर ने इजरा करना है उसका, पैसा देने के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर। लेकिन अगर मजीद पैसा चाहिए तो फिर राब्ता किससे करेंगे? मदर इंस्टीट्यूशन से। वो कौन है? ट्रेजरी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। समझ लग रही बात की? कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑल्सो कीप अ चेक ऑन द अमाउंट स्पेंट। वो आगे बात कंट्रोलिंग ऑफिसर मैंने कहा, वो अकाउंटेबिलिटी में भी नजर रखते हैं और पैसा भी देते हैं। किसको? डिस्बर्सिंग ऑफिसर को। पहले मैंने जिक्र किया। सबमिट मंथली रिपोर्ट्स, दोज आर कंपेयर्ड एंड द रिपोर्ट इज सेंट टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड द ऑडिटर जनरल। अब यहां पे रोल आया है एक नए बंदे का। कंट्रोलिंग ऑफिसर के ऊपर भी एक बंदा है, अथॉरिटी है, और वो अथॉरिटी कौन सी है? ऑडिटर जनरल। आपने नाम सुना होगा लेकिन अभी तक आपको काम नहीं पता होगा, अब आज काम भी पता चल जाना चाहिए। ऑडिटर जनरल गवर्नमेंट के बजट को कभी भी चेक कर सकता है। ठीक है, वो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स की एक्टिविटीज को कभी भी चेक कर सकता है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो कीप्स अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्पेंडिंग एक्सेप्ट द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रेक्टिफाइज द हेड ऑफ द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। क्या कहता है फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो कीप्स अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्पेंडिंग। फाइनेंस मिनिस्टर का काम ही है कि वो स्पेंडिंग के ऊपर आंख रखे, नजर रखे, एक्सेप्ट द डिफेंस मिनिस्ट्री। वही बात आ गई जिसकी हम बारहा बात करते हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री अपना बजट कहीं पे डिस्कस होने नहीं देती। ये ज्यादती है, ये अबव दी लॉ एक फैक्टर है। लेकिन बहुत सारी रीजंस होती हैं, क्योंकि हम दुश्मन को नहीं बताना चाहते कि हम लोग 500 बिलियन खर्च कर रहे हैं। देखें ना, इंडिया का बजट है $150 बिलियन। 2019 में जब डॉग फाइट हुई थी हमारे फाइटर जेट्स की, उन्होंने न्यू बजट दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, $150 बिलियन। सोचे तो सही कितना बड़ा बजट है। ठीक है, जितना टोटल पाकिस्तान का कर्जा उतना उन्होंने बजट दिया उनको, जिसमें वो दुनिया के हाईएस्ट या आप सबसे ज्यादा हाईली इक्विप्ड और एडवांस फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं। हमने तो, मैं कहता होता हूँ, गलत किया उनके साथ डॉग फाइट करके। वो आराम से सोए हुए थे, रशियन सकोई यूज कर रहे थे, बकवास किस्म का जहाज। हमने उन्हें जगा दिया कि भाई अच्छे जहाज लो। ठीक है, वो जाग गए, उन्होंने 10 टाइम्स ज्यादा एडवांस F-16 से जहाज खरीदने चल पड़े हैं वो। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह नुकसान भी होता है कि आप जब डिफेंस का बजट डिस्कस कर लेते हो, उनको क्या पता चलेगा? अगर हम अपना डिफेंस बजट डिस्कस कर देते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम ये क्या खरीद सकते हैं, टैंक खरीद सकते हैं या कोई चाइनीज जहाज खरीद सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते पाकिस्तानी। जब डिस्कस नहीं होता तो उन्हें यही डर रहता है, पता नहीं कितना स्पेंड कर रहे हैं, पता नहीं क्या लेके आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल बड़ी ही ख़राब है। 65 की जंग में 6 दिन जंग के बाद हमारे पास असला ख़त्म हो गया था वेस्ट पाकिस्तान में। हमने यूनाइटेड नेशन को दरख्वास्त की, खुदा का वास्ता है सीज फायर करवा दें, वरना असला ही नहीं था आपके पास 65 में। ठीक है, तो ये तो अभी इंडिया थोड़ा सा हौला हाथ रखता है हम पे। ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मिलिट्री ने हर जगह पाकिस्तान को
अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो उनको पाकिस्तानी सॉइल पे उतरने नहीं दिया। ये भी एक सक्सेस है ना, अपने से 5 गुना बड़ी पावर है यार। देखो ना, 5 बंदे इस दरवाजे को धक्का लगा रहे हो, अगर मैं रोक लूं तो सक्सेस मेरी है उनकी है। बिकॉज हम एक छोटी स्टेट है, वो एक बड़ी स्टेट है, इकोनॉमिकली ज़्यादा पावरफुल है, मिलिटरीली बहुत पावरफुल है। खैर बात आगे नहीं कर रही है, इस पर ही रहते हैं। एक्सेप्ट द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रेक्टिफाइज द हेड ऑफ द रेलेवेंट डिपार्टमेंट। अगली बात है इंटरनल ऑडिट्स मेक द अकाउंटेबिलिटी मोर स्ट्रॉन्ग। इंटरनल ऑडिट क्या करते हैं? ऑडिटिंग क्या होती है? चेक करना कॉन्टिन्यूसली। जिस तरह पेरेंट्स पूछते हैं हाँ अभी पैसे कहाँ खर्च किए, दैट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग चेक करता है कितना पैसा आया, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना पैसा किसी और रिसोर्स में लिक्विडेट हो गया। तो ऑडिटिंग करेक्शन करता है सारी। फिर उसके बाद है प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट। पैसा आने से पहले ऑडिट किया, पैसा खर्च हो गया उसके बाद ऑडिट किया। ऑडिट हाईलाइट्स ऑल सॉर्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन डन इन एनी सिनेरियो। जितनी भी फजूल किस्म की स्पेंडिंग होती है वो ऑडिटिंग इस चीज को रोकती है। जितना भी करप्शन में पैसा जा सकता है ऑडिटिंग इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटिंग हुई तो पता चला कि जी ब्रिज बनाने के लिए जो सीमेंट लिया गया था वो बहुत नाकिस था, कीमत लगी हुई थी। ऑडिटिंग हुई तो पता चला कि जो लैपटॉप नौजवानों के लिए खरीदे गए थे वो 15,000 का था, असल में गवर्नमेंट एक्सचेकर से कितने लिए थे? 35,000 रुपया और 45। कहाँ 45 कहाँ 15? ये ऑडिटिंग से पता चलता है कि कैसे चीज़ों में से पैसे खाए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी कि जब तहकीक करते हैं, पता चलाते हैं, फिर हमें पता चलता है फर्दर डेट। ऑल्सो टूल ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी डैट मैकेनिज्म इज ब्रॉड प्रैक्टिकली बाय प्री एंड पोस्ट। भाई अकाउंटेबिलिटी का भी, ऑडिटिंग बहुत बड़ा अकाउंटेबिलिटी का भी सोर्स है। क्लियर हो गई बात? इससे ही पता चलता है ना कहाँ पैसा गायब हो रहा है, असल में कौन सी चीज़ गलत खरीदी गई, कौन सही खरीदी गई, कौन सी चीज़ मार्केट वैल्यू से अबव खरीदी गई जानबूझ के अपने वेंडर से। जिस तरह रसीदें बन जाती हैं, चीज़ खरीदी नहीं गई होती। ऑडिट इज अ चेक ऑफ, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, कंप्लीट कर लेंगे, बस 5-1 मिनट और चाहिए। Audit is also a check of the legislature over the other department also held executive responsible in case of any negligence. Audit से हमें सबको पता चलता है यार करप्शन हुई है नहीं हुई। Audit हमें बताता है कि उन रिसोर्सेज को अब्यूज़ किया गया या रियल सेंस में इस्तेमाल किया गया, रियल टाइम में यूज़ किया गया। Audit keeps a check over the errors and frauds, receipts and vouchers, misappropriation। वही बात आ गई, जहाँ पे गलत खर्च हो रहा है, जहाँ पर सही खर्च हो रहा है, ऑडिट आपको सारा कुछ बताता है। पता है कैसे ऑडिट होता है? जिन लोगों को पता नहीं है, साइंसिस्ट से होंगे, उनको ऑडिटिंग का नहीं पता होगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपने रसीदें ली हुई है ना, उसमें आप हर रसीद लगाते हो, ठीक है। अगर कोई रोड बन रहा है ना तो फिर आप ऑडिटिंग वाले क्या करते हैं, वो दूसरे इंजीनियर को बनाएंगे, सिविल इंजीनियर को, वो एस्टिमेट लगवाएंगे इस रोड को बनने में कितना मटेरियल यूज होगा। एस्टिमेट लग गया, अब जो आपने एस्टिमेट लगाया हुआ था वो डबल था, जो उसके सिविल इंजीनियर ने लगाया वो उससे हाफ था। फिर आपने कहा कि जी इसमें जो एसफॉल्ट यूज हुई उसका एक कंटेनर इतने का यूज हुआ, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपया। पकड़े गए, 5 लाख का फर्क आ गया उस जगह पे। तो इस तरह से ऑडिटिंग से पता चलता है कि आपने गड़बड़ कहाँ की है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिशियंस इतने चालाक हैं कि इन्होंने 7 टीम ऑफ ऑडिटर्स रखी होती है, वो प्लानिंग से करप्शन करते हैं जिनको दूसरे ऑडिटर्स आगे पकड़ ना सके, ठीक है। वो साथ साथ रिसीटिंग भी ऐसे करते हैं, स्पेंडिंग भी ऐसे बनवाते हैं कि जब उसका ऑडिट भी निकले तो बाद में बड़े घपले होते हैं भाई, बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं करप्शन करने वाले भी। इट इज कीप एन आई ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो गार्डियन टू इट। लेजिस्लेचर कीप्स अ चेक ऑल्सो बाय द कमेटी, दीज कमेटीज, वो कमेटी का जिक्र कर दिया, पैक कमेटी है, लेजिस्लेचर की है, वो पार्लियामेंटेरियंस ही होते हैं, गवर्नमेंट ने और ऑपोजिशन ने मिल के बनाई होती है पैक कमेटी, बामी मशवरे से। 5 मेंबर है तो 2 उसमें से कौन नॉमिनेट करती है? ऑपोजिशन। 3 कौन नॉमिनेट करती है? गवर्नमेंट। 5 मेंबर हो गए। अब जो ऑपोजिशन के होंगे वो उन तीनों के अगेंस्ट चलेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही। और हो सकता है एक बंदा न्यूट्रल ले ले, वो हम होता ऑड नंबर है हमेशा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होंगे, 11 हो सकते हैं, 13 होंगे, तो वो ताकि डिसीजन के अंदर
हमेशा से एक मेजॉरिटी और एक माइनॉरिटी, इवन नंबर नहीं होता उनके अंदर। तो अब फिर वो तहकीक करते हैं, तो जो ऑपोजिशन वाले होते हैं, आपको पता है आपके मुखालिफ फिर ज़्यादा बाल की खाल उतारते हैं, और जो गवर्नमेंट वाले उन्होंने कवर करना होता है। इस तरह से मिलजुल के काम चलता है और फिर करप्शन को देखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट वाले भी अगर अच्छे लोग हों तो वो फिर उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये बात भी आ गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज असिस्टेड बाई, हमने बात कर ली। प्रेपरेशन ऑफ बजट मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट लेक्चर पे ही जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रेपरेशन ऑफ बजट से हम लोग बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर ये होता है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में पहले जाके बताता है कि मैं इधर इधर स्पेंड कर रहा हूँ, फिर उस पर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, अदरवाइज उस दिन रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन रिजेक्ट होता हमारे यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी होती है। तो जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट के एमएनएज होते हैं वो उसको सपोर्ट ही करते हैं, तो अप्रूव ही कर देते हैं, ठीक है। हाँ, उनमें से जो अच्छे लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स का कहते हैं कि यार ये चेंजेस कर लें, ठीक है। बजट पास हो जाता है तो वो चले जाता है फिर ट्रेजरी के पास, ट्रेजरी उसका पूरा प्रोसेस चलाती है, फिर डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी, एक मिनट है।